हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर कॉलेज पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। तो दोस्तों, आज का वीडियो फिर से एक बार लेकर आया हूं जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। और अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं तो मैं इस वीडियो में आपके लिए जो हमारा पिछला वीडियो था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी प्ले लिस्ट दे दूँगा। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो था वो वीडियो था हमारा जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है 1205 एडी का, उस सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन समझाए थे। तो उन क्वेश्चंस में मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो समझा चुका हूँ। क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर है वो मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपको पार्ट 1 मिला था। क्या मिला था? पार्ट 1। बिकॉज आप जैसे कि जानते हैं हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सब्जेक्ट है और दोस्तों ज़रूरी है कि आप डिटेल में ही आंसर लिख कर आएँ। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ कवर ना करके आपके लिए पार्ट वाइज वीडियो बनाई हुई है। तो पिछला वीडियो आप जाकर देखिएगा, उसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टार्टिंग मिल जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की स्टार्टिंग है। इसके बाद आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जहां हमने ख़त्म किया था हमारे पिछले वीडियो को, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे ना यार, तभी आपके लिए क्लैरिटी हो पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व। मैंने अपना पिछला वीडियो यहीं पर ड्रॉप किया हुआ था और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए समझाऊंगा। तो अगर हम दोस्तों बात करें सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व की, तो आप कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर देख रहे हैं, इससे आपको एक क्लैरिटी बन जाएगी किस तरह से सिक्कों का महत्व होता है। तो वैसे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 तरह के आपके लिए ऐतिहासिक महत्व बताए हुए हैं सिक्कों के, कि 7 तरह से आप सिक्कों की कीमत को, अहमियत को समझ सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले सिक्कों का क्या महत्व होता है इतिहास को जानने में। तो सिक्कों से दोस्तों आपको पता चलता है किसी भी साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि सिक्कों से विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी साम्राज्य का अगर कोई सिक्का होगा, किसी शासक का कोई सिक्का होगा, तो जहाँ तक वो सिक्का चलेगा, जिस एरिया तक वो सिक्का चलेगा, वहाँ तक ही क्लैरिटी हो जाएगी कि उस शासक का जो साम्राज्य, रूलर का जो साम्राज्य, वहाँ की सीमाएं मिलती हैं। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें सिक्कों के महत्व का, तो धार्मिक स्थिति का ज्ञान। सिक्कों पर कई तरह की देवी देवताओं के चित्र उस समय के राजाओं ने बनवाए, जिससे पता चलता है कि कौन सा धर्म वो राजा फॉलो करता होगा। और राजा जो धर्म फॉलो करता होगा तो हो सकता है जनता भी शायद वही धर्म फॉलो करती हो। तीसरा जो कारण है दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि तिथि निर्धारण में सहायक। सिक्कों पर तिथि से हमें इतिहास की उलझी हुई तिथियों के समाधान में सहायता मिलती है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पॉइंट आपके लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सिक्कों से हमको तिथि पता चल जाती है कि इस तिथि में इस सिक्के को तैयार किया गया होगा। तो कह सकते हैं हम कि भाई इस तिथि में किया गया था, मतलब उस टाइम की बात है। तो आपको इतिहास की बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमलाइन पता चल सकती है तिथि निर्धारण में जो सिक्के सहायक होते हैं उनसे। आगे बात करते हैं दोस्तों और देखते हैं, लिखा हुआ है 4th वाला पॉइंट, बता रहे हैं आपके लिए विदेशी शासकों के विषय में जानकारी। बात करें उनके विषय में, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको विदेशी शासकों के विषय से मिल सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, मैं आपके लिए और एक्सप्लेन करूँ तो, कि हिंद विक्टोरियन तथा हिंद यूनानी शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक भारत के उत्तरी पश्चिम भागों पर शासन किया। और इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है? जो हिंद यूनानी शासक थे उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों से प्राप्त होती है। तो विदेशी शासकों ने भी दोस्तों सिक्के चलाए थे, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। जब वो हमारे भारत पर उन्होंने रूल किया, कुछ खास इलाकों में रूल किया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर पश्चिमी भागों पर। अगला पॉइंट है दोस्तों, शासकों की व्यक्तिगत रुचियों की जानकारी। हमको सिक्कों से किसी भी शासक की व्यक्तिगत रुचि की जानकारी भी दोस्तों मिल सकती है। अब आप कहेंगे कैसे? तो ये वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? सिक्कों पर अंकित चित्रों से राजाओं की व्यक्तिगत रुचियों पर भी प्रकाश पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक राजा की, जो कि गुप्त साम्राज्य का रूलर था, जिसका नाम था दोस्तों समुद्रगुप्त। यहाँ पर लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही है कि शायद वो संगीत प्रेमी होगा, उसको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रहा होगा और हो सकता है कि उसने म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत सारे सुधार कार्य
अपने रूल में, अपने पूरे समय में करवाए हों, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शासकों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी। हमको शासकों की धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है दोस्तों सिक्कों से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिक्के राजाओं के धार्मिक विश्वास पर भी प्रकाश डालते हैं। तो वैसे तो जो 6th पॉइंट है और यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों आपके लिए 2nd पॉइंट, ये एक हिसाब से एक सही है कि धार्मिक विश्वास से मतलब धर्म के बारे में जानकारी होना। तो समुद्रगुप्त का यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मतलब वह वैष्णव धर्म जो कि हिंदुओं की एक संस्था है, हिंदुओं की हम बोल सकते एक संप्रदाय हिंदू धर्म का ही, उसको वह ज़्यादा मानता होगा। लास्ट है आर्थिक स्थिति पर प्रकाश। सिक्कों से दोस्तों हमको आर्थिक स्थिति का ही पता चलता है कि उस समय के राजाओं में किस तरह से बहुत ज़्यादा वो लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे या नहीं थे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि सोने के सिक्के भी चलते थे पहले, चांदी के भी चलते थे, तांबे के भी चलते थे। आज तो दोस्तों ऐसा है कि आप देखते हैं ना तो सोने के सिक्के किसी के पास हैं, ना चांदी के हो, ना तांबे के पास हैं। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है भाई जो इस वीडियो को देख रहा है और जिसके पास सोने चांदी के सिक्के हैं, तो ज़रा कमेंट करके बताओ कि हमारे पास सोने चांदी के सिक्के हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है सिक्के आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता अथवा दुर्बलता की परिचायक होते हैं। तो सिक्कों से किसी भी राजा की, किसी भी एम्पायर की, उसकी डायनेस्टी की आर्थिक स्थिति का पता चलता था। लिखा हुआ है जैसे कि स्कंदगुप्त के समय में मिश्रित स्वर्ण के सिक्के प्रचलित थे, जिससे ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। बस समझिए मतलब दोस्तों आप कि इन्होंने बस यहाँ पर पूरे इतिहास को समझा डाला। वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी राजा के सिक्के मिश्रित हों, मतलब उसमें कई धातुएं मिली हों और सिक्का बना हो, तो समझ जाओ कि उस शासन की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। तो ये भी एक ज़माना था, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd स्मारक। तो हमने आपके लिए सिक्कों के बाद अब जो हमारा 3rd पॉइंट है वो स्मारक। और दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो 7वां पॉइंट इसके बाद ये वाला पॉइंट नहीं है, ये अपने आप में एक हेडिंग है। इसके पहले वाली जो हेडिंग थी पिछली वीडियो में मैंने उसमें बताया हुआ है, वो हेडिंग थी सिक्के तथा मुद्राओं वाली, और ये जो हेडिंग है ये आपकी स्मारक वाली। तो अब बात करते हैं कि स्मारक से आपको किस तरह से इतिहास की जानकारी मिलती है, या मैं यूँ कहूँ कि स्मारक से किस तरह से आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आइए वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्मारक लिखा हुआ है, मेमोरियल इंग्लिश में इसका मतलब होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान करते जाएँ, समझते जाएँ। अगर आप लोग सेपरेट वीडियो चाहते हो फुल टू फुल इंग्लिश स्क्रिप्ट पर, कि जो पूरा कंटेंट है वो इंग्लिश में हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए इंग्लिश में भी वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि स्मारक से तात्पर्य प्राचीन भवन, मृतक स्मृति भवन और क्षत्रिय धार्मिक भवन आदि आते हैं। तो स्मारक में क्या क्या आता है दोस्तों? स्मारक में आता है प्राचीन भवन, कोई मृतक स्मृति भवन मतलब किसी को दफनाया गया हो और वहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन बना दिया गया हो, जैसे कि ताजमहल के एग्जाम्पल आप ले सकते हो। हालांकि ताजमहल तो ऐसा है कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उस समय की बात है, बहुत बाद की बात है, मगर पहले भी कई राजा अपनी याद में कई तरह के महलें से बनवाते थे। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ प्लेसेस के, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, नालंदा, रोपड़, हस्तिनापुर, बनावली। ये कुछ ऐसे स्मारक थे उस समय के। इन स्मारकों से आपके लिए सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है, उस समय की धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है, सांस्कृतिक स्थिति का भी आपके लिए ज्ञान होता है। इसके अलावा उस समय दोस्तों बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय भी कई राजाओं ने स्तूप बनवाए, जैसे कि अशोक ने स्तूप बनवाए, चैत्य बनवाए। चैत्य मतलब जहाँ पर गार्डन वगैरह होते हैं, तो ऐसी कई तरह की चीज़ें बनवाई, गुफाएं बनवाई, मंदिर बनाए, जिससे तत्कालिक धर्म का पता चलता है। स्मारकों से कला के विकास का भी पता चलता है। अगर अच्छा स्मारक होगा तो पक्की बात है उस टाइम पर उस राजा के समय में कला को लेकर मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर बहुत काम किया होगा। काल निर्धारण का पता चलता है स्मारकों से कि किस तरह से बेसिकली उस समय की व्यवस्थाएं थीं। कला में प्रयुक्त सामग्री का पता चलता है हमारे लिए। तो ऐसे कई तरह के फ़ायदे आपके लिए बेसिकली स्मारकों से हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर, स्तूप, स्मारक आदि तत्कालीन धर्म, सामाजिक जीवन, कला आदि पर प्रकाश डालते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। अगर हम मोहनजोदाड़ो के ही एग्ज़ाम्पल ले लें और हड़प्पा का एग्ज़ाम्पल ले लें, तो इन दोनों जगहों की खुदाई से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिर, स्तूप, स्मारक थे।
पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें, पाटलिपुत्र मतलब जिसको आज आप बोलते हो पटना, पटना जो है वो आपके लिए बता रहे हैं यहाँ पर कि पाटलिपुत्र की खुदाई से मौर्यों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि पाटलिपुत्र यानी कि जो प्रेजेंट डे पटना है वो कौन से राज्य की राजधानी है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और नहीं पता हो तो भी कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए जवाब दूंगा। और कई हमारे ऐसे ऑडियंस भी है, कई हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो आपके कमेंट का तुरंत जवाब दे देंगे कि भाई इसकी कैपिटल ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों पाटलिपुत्र से हमको मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। कई स्मारक हैं पटना में जो मौर्य शासन के बारे में बताते हैं। झांसी का जो देवगढ़ है, तो देवगढ़ का जो मंदिर है और जो भीतरी गांव के मंदिर है झांसी के आसपास, वहाँ से आपको कालीन कला के इतिहास का पता चलता है। तो हुई ना मंदिर की इम्पोर्टेंस, और मंदिर मतलब स्मारक। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जनता की गुफाएं हैं, वहाँ से हमको चित्रकारी का ज्ञान होता है कि जो गुप्त काल के राजा थे वो चित्रकला में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और बहुत तरह की चित्रकलाएँ वो लोग बनवाते थे। तो दोस्तों ये था हमारा मंदिर स्तूप स्मारक से रिलेटेड एक पॉइंट। और ही बात करते हैं हम, लिखा हुआ है यहाँ पर विदेशी स्मारकों से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तो ऐसे कई विदेशी स्मारक हैं विदेशों में जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है आपके लिए। जैसा अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, तो कंबोडिया दोस्तों एक अलग देश है और वहाँ का अंकोर वाट मंदिर जो है उससे पता चलता है कि विदेशी शासक जो थे उन्होंने हिंदुस्तान में कभी उनका रूल रहा होगा, हिंदुस्तान के किसी इलाके को विज़िट करने आए होंगे और वापस जब वो गए तो उन्होंने वहाँ पर अपने मंदिर बनवाए। जावा का बोरोबुदर मंदिर, मलया व बाली द्वीप से अनेक ऐसी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मिलती है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारा धर्म वाकई में एक बहुत बड़ा धर्म है और हमारी जो संस्कृति है इसका प्रचार प्रसार भी लंबे समय से हमारे देश के अलावा विदेशों में भी फैला हुआ है। तो ये सारी सूचनाएं भी दोस्तों आपके लिए मिलती हैं स्मारकों से, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कुछ और चीज़ों की, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर मोहरें। तो मोहरों की अगर मैं आपसे बात करूं कि मोहर क्या होती हैं, तो वैसे तो आप लोग जानते हो कि जिसको आज आप लोग आपकी भाषा में स्टाम्प बोलते हो, पुराने समय के लोग इसको मोहर बोलते थे दोस्त। तो मोहरें की बात करूं तो मुख्य स्रोत भारतीय इतिहास का एक मोहर भी हो सकती है। तो लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 2000 से भी अधिक मोहर मिली हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब 2000 से भी अधिक मोहरें मिली जो अलग अलग चीज़ों की थी, तो लिखा हुआ है जैसे कि तत्कालीन जलवायु, पशु, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति का ज्ञान इन मोहरों से हुआ है इतिहासकारों को, और इतिहासकार हमको बता रहे हैं तो हमें भी ज्ञान हो रहा है। तो सिंधु क्षेत्र से प्राप्त अधिकांश मोहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति है। जैसे आप लोग अगर देखें कोई एक मोहर मिली हुई है यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए, जिसमें पशुपति शिव की मूर्ति बनी हुई है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि जो सैंधव लोग थे, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, हो सकता है दोस्तों कि वो भगवान शिव की पूजा करते हों। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बता रहे हैं कि एक जगह है बसाड़ मतलब वैशाली से 274 मोहरों से 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक व्यापारिक श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डायनेस्टी, किसी भी राजवंश की तत्कालीन आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्य व्यवहार के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आप मोहरों को भी अपनी आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं फिर से बोलूँगा, आप एक बार देख लो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से हम आंसर को लिखते हैं। आपकी जो कॉपी आपके लिए मिलेगी वहाँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को लिखना सीखो। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अब यूनिवर्सिटी का पैटर्न बदल चुका है। जब से NEP 2020 आया है तब से ये समझ लो भाई कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया है कॉलेज लेवल एग्ज़ाम्स में। पहले आपके लिए क्या फ़ायदा था कि जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते थे उसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे और वहाँ पर आप लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता था, कुछ मार्क्स आपके वहाँ से कवर हो जाते थे। मगर अब जो ऑब्जेक्टिव नाम की चीज़ थी वो NEP के द्वारा हटा दी गई है, कहने का मतलब सरकार के द्वारा हटा दी गई है। तो अब दोस्तों आपके लिए पूरे क्वेश्चंस जो हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इनमें आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं 5-5 6-6 नंबर के, जैसे मैं अगर आपको पैटर्न बताऊं तो पैटर्न कैसा है, जो बरकतुल्लाह का पैटर्न है मैं आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है आप में से कई लोग
देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको BU का फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ। जो BU का पैटर्न है दोस्तों कैसा है कि आपके लिए BU के पैटर्न में ये दिया हुआ है कि 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे 4, ऐसे करके 12 नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा जो 9 नंबर के क्वेश्चन है वो आएंगे 4, तो इस तरह 36 नंबर हो जाएंगे। और साथ में जो 15 नंबर के क्वेश्चन है वो आएंगे 2, तो हो गए 30 नंबर। तो 30 और 30 60, 6 66, 66 और 2 68 और 10 78, तो ऐसे करके दोस्तों कुछ 78-80 नंबर के आसपास का पेपर बन रहा है। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा बार बार कि आप चीज़ों को समझो, आप डिटेल में इतनी कदर डाल लो अगर आप BA से हो तो, नहीं तो भाई बहुत प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में हो सकती है। तो दोस्तों ये मोहरों का मैंने आपके लिए बताया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कलाकृतियों का। कलाकृति को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो लिखा हुआ है कि प्राचीन काल की अनेक मूर्तियाँ भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। अब दोस्तों कलाकृतियों में स्मारकों से थोड़ा सा अंतर होता है, मोहरों से थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे कि जो कलाकृतियाँ होती हैं वो मूर्तियों के आधार पर दिखाई जाती है, और मूर्तियाँ जो होती हैं वो कई तरह की धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, आभूषणों की जानकारी देती हैं। जैसे अजंता एवं बाघ की गुफाओं की जो मूर्तियाँ हैं, अगर हम उनकी बात कर लें, अजंता एलोरा में जो भित्ति चित्र हैं, मतलब दीवारों पर बनाई हुई जो भित्ति चित्र हैं, इनकी बात कर लें तो हमको बहुत कुछ पता चलता है उस समय की कला और संस्कृति के बारे में। तो ये आपको कलाकृतियों से पता चल सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके लिए, इनको आप अगर लिखेंगे बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। मोहरों का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कलाकृतियों को लिख सकते हो आप इसके अलावा लिख सकते हैं आप लोग स्मारकों के बारे में, सिक्कों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ऐसे कई पॉइंट्स आपके लिए दोस्तों मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारतीय इतिहास की सर्वप्रथम मूर्ति बेलन घाटी से बनी हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ऐसा बताया जाता है। इतिहासकार यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं इतिहासकार नहीं हूँ तो ये मत सोचना कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतिहासकार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास की सर्वप्रथम मूर्ति बेलन घाटी से बनी हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो उच्च पुरापाषाण कालीन लगभग 35,000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी से पत्थर, टेराकोटा धातु की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अगर हम कुषाण काल की बात करें तो यहाँ से भी बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, जिसमें गंधार कला का प्रयोग किया गया है। अगर हम दोस्तों गुप्तकालीन मूर्तियों की बात करें तो गुप्त काल तो अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए जाना जाता है। इसी वजह से यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो वाकई में ही बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छी जानकारी हमको देती हैं। मौर्यकालीन लोक कला की बात करें तो यक्ष और यक्षिणियों को विशेष उल्लेख दिया गया है। चंदेल शासकों के काल की खजुराहो की मूर्तियाँ तत्कालीन सामाजिक विचारधाराओं को प्रकट करती हैं। तो दोस्तों जो लोग मध्य प्रदेश से हैं वो जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का जो टीकमगढ़ ज़िला है और जो छतरपुर ज़िला है उसी के आसपास एक यूनेस्को द्वारा संरक्षित इलाका है, एरिया है, जिसको बोलते हैं हम खजुराहो। तो खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं दोस्तों, जो मंदिर हैं, वो अपने आप में वर्ल्ड फेमस हैं। कभी आपका जाना हो तो आप देखिएगा, तो वहाँ से भी हमको बहुत सारी जानकारी इतिहास की मिलती है। ये मूर्तियाँ कला एवं संस्कृति के विकास की जानकारी देने के साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। तो इतिहास को जानने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में किसी को मूर्ति कला में इंटरेस्टेड हो, कोई संस्कृति की जानकारी लेना चाहता है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों आई होप मैंने आज के वीडियो में आपको जो भी समझाया वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी दोस्तों मैं भी एक इंसान हूँ यार, अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे बिल्कुल निश्चय ही डिस्कस करूँगा सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आऊँगा उसमें आपके लिए बताऊँगा यहाँ से साहित्यिक स्रोत जो होते हैं हमारे, उनके बारे में कि साहित्यिक स्रोत क्या हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं बैक टू बैक, इसलिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।